Good afternoon, student. बीकॉम सेकेंड ईयर आपकी सेकंड पेपर है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आपका पेपर सेकंड है। यूनिट फर्स्ट है। इसमें हम चैप्टर कर रहे थे मैनेजमेंट प्रोसेस। टॉपिक डायरेक्शन, जो थर्ड फंक्शन है मैनेजमेंट का वो हम कर चुके थे। डायरेक्शन के सब फंक्शंस हमने कर लिए। अब फोर्थ फंक्शन है, जो फोर्थ फंक्शन प्रिंसिपल ऑफ जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट का फोर्थ फंक्शन है, लास्ट फंक्शन है, दैट इज कंट्रोलिंग। ठीक है, क्या है? कंट्रोलिंग। यानी नियंत्रण। कंट्रोलिंग क्या है? कंट्रोलिंग इज द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का यानी प्रबंध का लास्ट फंक्शन होता है, क्या है? कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग इज द फाइनल फंक्शन दैट एवरी मैनेजर परफॉर्म। कंट्रोलिंग इज द प्रोसेस ऑफ ensuring दैट एवरी एक्टिविटी इन द ऑर्गेनाइजेशन इज बीइंग परफॉर्म इन अकॉर्डेंस विद द प्लान। ठीक है, यानी कंट्रोलिंग क्या है? एक तो फाइनल फंक्शन है, एवरी मैनेजर परफॉर्म करता है। कंट्रोलिंग इज द प्रोसेस ऑफ, ठीक है, यानी ये प्रोसेस देखने की कि जो संस्था में काम हो रहा है अकॉर्डिंग टू प्लान हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो कंट्रोलिंग यानी नियंत्रण में ये देखा जाता है। ठीक है, तो कंट्रोलिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेजरिंग, कंपेयरिंग एंड करेक्टिंग द परफॉर्मेंस। यानी कंट्रोलिंग इज द प्रोसेस ऑफ measuring, comparing, measuring, comparing and correcting the performance and correcting the performance in order to ensure that things are performed according to the plan। यानी कंट्रोल वो प्रोसेस है जिसमें हम मेजरिंग करते हैं, मतलब जानते हैं, यानी वो प्रक्रिया होती है कि जो काम किया जा रहा है उसको हम मेज़र करते हैं, जानते हैं। कंपेयरिंग करते हैं, यानी कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं। ठीक है, जो काम अभी किया है उसकी पहले से अगर तुलना करने पर, उस काम की जब तुलना करने पर
अगर वो काम अकॉर्डिंग टू द प्लान हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा तो उसको फिर करेक्ट भी करते हैं, उसको सही भी कर रहे हैं अगर वो प्लान के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है। यही सभी काम नियंत्रण जो प्रोसेस है उसमें किया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन की इस प्रक्रिया में क्या किया जाता है कि कंट्रोलिंग वो प्रोसेस होती है जिसमें जो परफॉर्मेंस, ठीक है, यानी जो एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस है, एम्प्लॉय ने जो काम किया है अकॉर्डिंग टू द प्लान होना चाहिए, इसको देखा जाता है, मेज़र किया जाता है, जाना जाता है। फिर उसको कंपैरिजन किया जाता है, जो स्टैंडर्ड इसमें हम एस्टेब्लिश करते हैं उस स्टैंडर्ड से, ठीक है। मान लीजिए अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में या कोई कंपनी है उसमें 500 यूनिट्स है ना वो प्रोड्यूस करनी होती है एक दिन में, ठीक है। तो जब इस काम को हम कंट्रोलिंग के द्वारा कैसे किया जाता है, तो इस 500 यूनिट्स को हम पहले मेज़र करेंगे कि कितनी यूनिट्स हुई गई है। फिर हमने स्टैंडर्ड डिसाइड कर रखा है कि 500 तो होनी चाहिए, स्टैंडर्ड भी हमने डिसाइड कर रखा है, ठीक है। यानी स्टैंडर्ड अगर ऐसे हो जाए 500 ना मान के 600 यूनिट्स का प्रोड्यूस करना ज़रूरी होता है, ये स्टैंडर्ड हमने डिसाइड कर दिया है, ठीक है। तो 600 यूनिट्स है, इसको प्रोड्यूस करना ही करना है, ठीक है। फिर हमने इसको कंपैरिजन किया, कंपैरिजन किसका किया, एक्चुअल जो यूनिट है और उसको जो स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं, ठीक है, नहीं जो परिमाप निर्धारित कर रखे हैं इनसे हमने क्या है इसको इससे क्या किया, कंपेयर किया, कंपैरिजन किया स्टैंडर्ड यूनिट से। कंपैरिजन करने के बाद हमने देखा कि हमारा काम तो हो ही नहीं रहा उतना, 100 यूनिट्स कम बन रही है, ठीक है। इसके लिए फिर हम करेक्टिंग करेंगे इस परफॉर्मेंस को, जिससे ये 500 यूनिट्स की बजाय 600 क्या है यूनिट प्रोडक्शन हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें कंट्रोलिंग में होती हैं। हम पहले मेज़र करते हैं कि हम कितना आउटपुट लेके आ रहे हैं, फिर हम एक्चुअल स्टैंडर्ड के साथ करेंगे। ये ज़रूरी नहीं यूनिट्स तो आप किसी भी काम से ले सकते हो, कोई काम कितना पूरा किया जाना चाहिए इसका। तो कंट्रोलिंग वो प्रोसेस होती है, इसमें कहा जाता है कि जो भी हम काम करें अकॉर्डिंग टू दी प्लान करें, यानी जो हमने प्लानिंग में देखा था कि हमें क्या काम करना है, किन उद्देश्यों को अचीव करना है, किन ऑब्जेक्ट्स को फुलफिल करना है, उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर काम उसके अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है तो इससे जो कंपैरिजन किया जाता है स्टैंडर्ड डाइवेशन के साथ, डाइवेशन निकाला जाता है, विचलन निकाला जाता है। और डाइवेशन निकलने पर देखो इसमें डाइवेशन कितना निकल रहा था, 100 यूनिट्स का निकल रहा था ना डाइवेशन, ठीक है। इस डाइवेशन ये पॉजिटिव था नेगेटिव था, ये तो हमारा नेगेटिव था। अगर 700 यूनिट्स होती और हमने स्टैंडर्ड था 600 यूनिट्स का, तो जो ये डाइवेशन होता ये हमारा कैसे होता, ये हमारा डाइवेशन पॉजिटिव डाइवेशन होता, ठीक है। यानी जो विचलन होता वो आपका धनात्मक होता, ठीक है। और अब इस केस में ऋणात्मक विचलन है, मतलब इस मेज़र को ठीक करना चाहिए कि हमें तो 600 है ना यूनिट्स प्रोड्यूस करनी और हम कर 500 रहे थे, 500 यूनिट कर रहे थे प्रोड्यूस, 100 यूनिट्स का विचलन आ रहा था, ठीक है। फिर हमने इस मेज़र को क्या है करेक्ट भी किया, ठीक है। तो ये होती हैं आपकी कंट्रोलिंग प्रोसेस। कंट्रोलिंग प्रोसेस में हम ये देखते हैं कि जो आप काम कर रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू दी प्लान होना चाहिए। ये चीज़ें भी मैंने आपको बता दी। जो कंट्रोलिंग की प्रोसेस होती है वो इसी तरह से होती है, ठीक है। जिन एक्चुअली काम को हम मेजर करते हैं, फिर कंपैरिजन करते हैं, डाइवेशन निकालते हैं। अगर नेगेटिव डाइवेशन है या पॉजिटिव डाइवेशन, दोनों तरह के डाइवेशन आ सकते हैं ना, कि पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे आ गए। जैसे हमने स्टैंडर्ड डाइवेशन तो कर रखा था, स्टैंडर्ड डिसाइड करा था 600 यूनिट का, और आप एक दिन में 700 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे, तो आपका पॉजिटिव डाइवेशन तो आया, अंतर तो आया, पर पॉजिटिव आया वो, ठीक है। तो पॉजिटिव आ रहा तो अच्छा है, आप ज़्यादा कर रहे हैं तो। बट अगर नेगेटिव आता है तो इस एक्ट को हम करेक्ट करेंगे। करेक्ट करने की भी जो भी प्रोसेस होती है वो कंट्रोलिंग का ही क्या है, एक हिस्सा होती है, इसी का ही एक पार्ट होती है। ओके, तो ये था आपका कंट्रोलिंग का। अब कंट्रोलिंग जो फंक्शन है इसमें कुछ स्टेप्स इंक्लूड होते हैं, वो स्टेप्स हम करेंगे। नियंत्रण प्रबंध प्रक्रिया का वह चरण है जिसके अंतर्गत प्रबंधक अपने कार्यों के कर्मचारियों का नियंत्रण करता है, ठीक है। इसके लिए जो एक्चुअल में वर्क किया जाता है उसको स्टैंडर्ड यानी पूर्व निर्धारित प्रमापों से तुलना करता है। यदि कोई डाइवेशन निकलता है यानी विचलन निकलता है, उन्हें ज्ञात करता है, उन विचलनों को यानी इस अंतर को, डाइवेशन को दूर करने के उपाय करता है, करेक्ट करता है। ओके, तो इस हेतु प्रबंधक कभी कभी संपूर्ण प्रबंध प्रक्रिया को पुनः दोहराना भी पड़ता है, ठीक है। तो इसमें जो स्टेप्स हैं
कंट्रोलिंग में जो स्टेप्स होते हैं वो हम अब बताएंगे कि कौन कौन सी प्रोसेस में कौन कौन सी कंट्रोलिंग में आप कैसे करते हैं, क्या प्रोसेस होती है कंट्रोलिंग की। ठीक है, तो स्टेप्स होते हैं इसमें। फर्स्ट है इसमें सबसे पहले हम एस्टेब्लिशिंग स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एक्टिविटीज़, एस्टेब्लिशिंग स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एक्टिविटीज़। एस्टेब्लिशिंग स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एक्टिविटीज़। ठीक है, एस्टेब्लिश करते हैं हम, यानी परिमाप निर्धारित किए जाते हैं स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस में। सेकंड है मेजरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस। मेजरिंग दी एक्चुअल परफॉर्मेंस, यानी जो परफॉर्मेंस एक्चुअल में है उसको हम मेज़र करते हैं। नेक्स्ट है इसमें कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस, कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। हम कंपैरिजन करते हैं जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसका स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से। फाइंडिंग आउट वेरिएशन बिटवीन एक्चुअल एंड स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। फोर्थ स्टेप में होता है फाइंडिंग आउट वेरिएशंस बिटवीन standard performance and actual performance। and actual performance। ठीक है, वेरिएशन निकालते हैं हम। टेकिंग करेक्टिव स्टेप टू रिमूव वेरिएशन, taking corrective steps to remove variations। ठीक है, उन वेरिएशंस को दूर करने के लिए स्टेप्स अपनाए जाते हैं। ठीक है, for ensuring performance as per plans। ओके, देखिए ये 5 स्टेप्स होते हैं, आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। देखिए कंट्रोलिंग इस प्रोसेस में ये 5 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप्स क्या होता है, एस्टेब्लिशिंग स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एक्टिविटी, कि आप कितनी एक्टिविटी क्या परफॉर्म कर रहे हैं। मैंने एग्जांपल इसलिए आपको पहले समझाया था कि जैसे आप एक दिन में 500 यूनिट आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, और हमने स्टैंडर्ड डिसाइड कर लिया था 600 यूनिट्स का कि एक दिन में इतनी यूनिट्स तो प्रोड्यूस की जानी चाहिए। तो हमने स्टैंडर्ड परिमाप निर्धारित कर लिया कि 600 यूनिट तो हमें प्रोड्यूस करनी ही करनी है। ठीक है, फर्स्ट क्लियर हुआ। सेकंड है मेजरिंग दी एक्चुअल परफॉर्मेंस, एक्चुअल में कितना काम हुआ है। एक्चुअल में काम हुआ था 500 यूनिट्स का, ठीक है, 500 यूनिट्स प्रोड्यूस की गई थी। फिर कंपेयरिंग की हमने एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ और जो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के साथ, इसके साथ हमने कंपैरिजन किया, डेविएशन निकाला, विचलन निकाला। ओके, फाइंडिंग एट
वेरिएशंस बिटवीन द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस के बीच में वेरिएशंस या डेविएशन आ जाए, विचलन आ जाए, वो हमने निकाला। नेगेटिव विचलन आया था, नेगेटिव वेरिएशंस हुए थे। अब उस वेरिएशन को दूर करने के लिए हमने करेक्टिव स्टेप्स लेने पड़ेंगे, ताकि जितना प्रमाप हमने निर्धारित करा है कि 600 यूनिट्स प्रोड्यूस की जानी चाहिए एक दिन में, तो उतनी यूनिट्स हमें प्रोड्यूस करें, ठीक है। तो फॉर एंश्योरिंग परफॉर्मेंस एज पर प्लान, तभी ऐसा होगा कि जो हम ऑब्जेक्टिव चाहते हैं, मैक्सिमम प्रोडक्शन करना चाहते हैं, लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन चाहते हैं, वो तभी पॉसिबल होगा। हमने जो प्लान बना रखा है वो तभी पॉसिबल होगा कि जब हमारी जो परफॉर्मेंस हो, जितना हम चाहते हैं उसी के अकॉर्डिंग हो। तो क्लियर हुआ आपको कि कंट्रोलिंग इस प्रोसेस में यानी प्रमाप निर्धारित करते हैं, कार्यों का मूल्यांकन करते हैं, क्रियाओं में सुधार करते हैं, यानी अकॉर्डिंग टू, उसके बाद कंपैरिजन करके। ओके, तो ये आज आपके 4 फंक्शंस हमारे कंप्लीट हो गए हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ठीक है। 4 ये मेन फंक्शंस थे मैनेजमेंट प्रोसेस के, ये तो कंप्लीट हो गए। अब इन फंक्शंस के अलावा भी हमारी कुछ और फंक्शंस है, ठीक है, जो एक इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं मैनेजमेंट प्रोसेस का, वो फंक्शंस भी हम देख लेते हैं। नेक्स्ट है फंक्शन अदर है। ये फंक्शन 4 फंक्शन मेन फंक्शन है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। 5th है इसमें कोऑर्डिनेटिंग। मेन तो वही फंक्शन है, पर इसके साथ साथ और फंक्शंस भी है जिसमें इसको इंक्लूड किया जाता है, कोऑर्डिनेटिंग यानी समन्वय। कोऑर्डिनेटिंग के साथ डिसीजन मेकिंग, स्टाफिंग, यानी निर्णय लेना, स्टाफिंग, नियुक्ति करना, ये भी इम्पोर्टेंट वर्क होता है मैनेजमेंट का, कि राइट पर्सन को राइट टाइम पर राइट प्लेस में हम अपॉइंट करें, ठीक है। स्टाफिंग, इनोवेशन, इनोवेटिंग, नव परिवर्तन, नव परिवर्तन एंड रिप्रेजेंटिंग, ठीक है। इनोवेटिंग, नव परिवर्तन के बाद रिप्रेजेंटिंग, प्रतिनिधित्व, ठीक है। ये अदर फंक्शंस हैं, इन फंक्शंस का हम पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट है कोऑर्डिनेटिंग। 4 फंक्शन तो हैं ही वो इम्पोर्टेंट, उनके साथ ये फंक्शंस भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अदर फंक्शंस में आते हैं ये कोऑर्डिनेटिंग, समन्वय, कोऑर्डिनेशन इज नॉट रिगार्डेड अ सेपरेट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, यानी एक सेपरेट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट नहीं माना गया है कोऑर्डिनेटिंग का, ठीक है, बल्कि इट इज रिगार्ड द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। समन्वय को क्या माना गया है, एक महत्वपूर्ण कार्य माना गया है, इट फंक्शन नहीं माना गया, इट इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की एक जरूरत है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ
मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की एक ज़रूरत माना गया है, मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़रूरी कार्य है, एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है। अकॉर्डिंग टू विच एंड पूंछ के अकॉर्डिंग, कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजरशिप, इट इज़ नीडेड फॉर अचीविंग हार्मोनी अमंग इंडिविजुअल एफर्ट्स टुवर्ड द accomplishment of group goals. Each management function needs to be coordinated with other function, यानी समन्वित होना, एक कार्य से दूसरे कार्य का जुड़ाव होना, ठीक है, उसको बोलते हैं समन्वित। जैसे हम जानते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में हर एक काम एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, यानी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में वर्क होता है, एक डिपार्टमेंट कुछ काम करता है दूसरा डिपार्टमेंट को, और उनको उन दोनों के काम आपस में जुड़े होते हैं, तो उनके काम हमेशा कोऑर्डिनेटेड भी होने चाहिए, ठीक है, यानी उनमें कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, समन्वित होना चाहिए, ठीक है, समन्वय का होना बहुत ही ज़रूरी होता है, तभी हम संस्था के यानी ऑर्गेनाइजेशन के गोल हैं उसको अचीव कर सकते हैं। Each management function needs to be coordinated with other function, ठीक है, यानी जो मैनेजमेंट के फंक्शन है वो एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड होने चाहिए, समन्वित होने चाहिए, जरूरी है। ओके, कोऑर्डिनेशन इज द आर्ट ऑफ coordination is the art of coordination is the art of harmonizing and unifying harmonizing and unifying individual and group efforts, individual and group efforts, individual and group efforts for better action and achievement of organization goal, for better action and achievement of organization goal। ये कोऑर्डिनेशन के बारे में बताया गया है कि कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की एक ज़रूरत है, इसमें ये एक आर्ट है जिसमें यदि प्रबंध में हम कार्य विभाजन के बिना कार्य नहीं चल सकता तो समन्वय आवश्यक हो जाता है। समन्वय के द्वारा किसी कार्य में लगे विभिन्न व्यक्तियों के प्रयासों को एक सूत्र में बांधकर संयोजन किया जाता है ताकि उस कार्य को पूरी कुशलता प्रभावशीलता के साथ पूरा किया जा सके, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन का होना ज़रूरी है, ठीक है, इसलिए वो आर्ट होती है जिसमें हार्मोनाइजिंग एंड यूनिफाइंग इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप एफर्ट्स, यानी जो एक अकेला व्यक्ति काम कर रहे हैं, ग्रुप में काम कर रहे हैं, उनके काम को इकट्ठा किया जाता है, ठीक है, कोऑर्डिनेट किया जाता है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन में हो सकता है जैसे मशीनों का यूज़ करते, एक सिंपल एग्जांपल आप देखें, ठीक है, कोई प्रोडक्ट बन रहा है तो प्रोडक्ट बनने के अलग अलग प्रोसीजर होते हैं, एक व्यक्ति कुछ अलग काम करता है, दूसरा व्यक्ति कुछ अलग काम करता है, तीसरा व्यक्ति उसकी पैकेजिंग करता है, ठीक है। तो ये क्या है, और इन सभी कामों को कोऑर्डिनेट किया जाता है, ठीक है। अगर जो फर्स्ट पर्सन है, जो रॉ मटेरियल है, जो किसी प्रोडक्ट का रॉ मटेरियल है, उसको प्रोसेस करके सेकंड में उसको तैयार करता है, तैयार करने के बाद फिर ये थर्ड वाला पर्सन उसकी पैकेजिंग करता है, ठीक है। तो इनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है। अगर ये पहला व्यक्ति ही अपना काम समय पे नहीं करेगा
ठीक है। तो क्या ये और काम अच्छे से हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। तो इनके बीच में कोऑर्डिनेशन का होना बहुत ज़रूरी है, समन्वय का होना बहुत ज़रूरी होता है एक ऑर्गेनाइजेशन में। अगर एक दूसरे के काम कोऑर्डिनेटेड नहीं होंगे, समन्वित नहीं होंगे, सही टाइम पे नहीं हो पाएंगे, इसका मतलब यही है कि जो वो एफर्ट कर रहे हैं उन एफर्ट का कोई भी प्रभाव नहीं रहेगा, ठीक है। यानी जिस एफर्ट के साथ वो काम किया जाता है वो बेकार हो जाएंगे, ठीक है, काम अच्छे से नहीं हो पा जाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि जो ऑर्गेनाइजेशन में उसमें जो भी काम किया जाए वो परस्परली क्या हो, कोऑर्डिनेटिंग हो, समन्वित हो, ताकि संस्था के उद्देश्य को पूरा किया जा सके। अगर काम समन्वित नहीं होंगे तो क्या होगा? वो काम नहीं हो पाएंगे, संस्था के उद्देश्य नहीं मिल पाएंगे, ठीक है। इसको प्रबंध की आत्मा, सेंस ऑफ मैनेजमेंट भी बोला जाता है। ये एक फंक्शन नहीं है, ये प्रबंध की एक आत्मा है, सेंस है। अगर जिस तरह शरीर के बिना, ठीक है, शरीर में आत्मा के बिना शरीर का कुछ नहीं है, उसी तरह मैनेजमेंट में अगर कोऑर्डिनेशन नहीं है, आप अच्छे से काम कोऑर्डिनेटेड ढंग से नहीं कर पाते हैं तो कुछ भी नहीं है ऑर्गेनाइजेशन में। तो इसको एक फंक्शन ही नहीं माना बल्कि उसको आत्मा भी माना है, एसेंस ऑफ मैनेजमेंट भी बोला गया है, ठीक है। इसलिए जो भी कार्य किए जाते हैं, जो भी फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वो कोऑर्डिनेटेड होने चाहिए ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल है उसको हम अचीव कर सके। ही मस्ट कॉन्स्टेंटली ट्राई टू, एवरी मैनेजर हैज़ टू मेक एफर्ट फॉर कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटी इन हिज ऑर्गेनाइजेशन। यानी हर एक मैनेजर ये एफर्ट करता है, प्रयास करता है कि जितनी भी एक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म की जा रही है वो कोऑर्डिनेटेड हो, ठीक है, यानी समन्वित होनी चाहिए, ठीक है, तभी संस्था के ऑब्जेक्टिव को हम अचीव कर सकते हैं। क्लियर हुआ कोऑर्डिनेशन का? अब नेक्स्ट इसमें करते हैं नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग, यानी निर्णय लेना। ये भी अदर इम्पोर्टेंट फंक्शन है, डिसीजन लेना। मैनेजर को बहुत से फंक्शंस यानी बहुत से डिसीजन लेने पड़ते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत से डिसीजन लेने पड़ते हैं। तो डिसीजन मेकिंग इज आल्सो रिगार्डेड एज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एंड यूजुअली सम फंक्शन ऑफ प्लानिंग। यानी एक प्लानिंग का ये सब फंक्शन भी होता है डिसीजन लेना। इट इज़ परवेसिव एट ऑल द लेवल, ठीक है, चाहे किसी भी लेवल पे हो, टॉप लेवल मैनेजर हो, मिडिल लेवल मैनेजर हो, लो लेवल मैनेजर है, सभी को डिसीजन लेने पड़ते हैं, निर्णय लेना पड़ता है, ठीक है, अपने एम्प्लॉय से रिलेटेड, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, डेली डे टू डे फंक्शन से रिलेटेड डिसीजन क्या है, लेने पड़ते हैं। डिसीजन मेकिंग इज द प्रोसेस ऑफ, decision making is the process of choosing, decision making is the process of choosing a course of action from among the available alternative, a course of action from among the available alternative course of action। निर्णय लेना, निर्णय लेने में क्या होता है कि डिसीजन मेकिंग में वो प्रोसेस होती है जिसमें हम, आपको कोई एक डिसीजन लेना है तो आपके पास बहुत सारे अल्टरनेटिव है, यानी आपके पास बहुत सारे विकल्प मौजूद हैं,
ठीक है। अगर आपको कोई डिसीजन लेना है और आपके पास बहुत यानी आपके पास आप जैसे प्लानिंग करते हैं हमें क्या काम करना, तो आपके पास बहुत सी चॉइसेस होती है, इसलिए बोला जाता है जो डिसीजन मेकिंग है सब फंक्शन होता है प्लानिंग का। प्लानिंग में आपके पास बहुत से ऑप्शन होते हैं। मान लीजिए सिंपल सा एक एग्जांपल हम ये ले कि आप जैसे बिजनेस फॉर्म करना चाहते हैं, तो आप पहले ये ध्यान देंगे कि हम किस तरह का बिजनेस करें, ठीक है। आपके पास बहुत से अल्टरनेटिव होते हैं, भाई गारमेंट्स में करें, ठीक है, या भी कोई अपनी मैकेनिकल खोले, अपनी कोई शॉप मैकेनिकल खोले या स्वीट्स की खोले, ठीक है। तो आपके पास बहुत से ऑप्शंस होते हैं, एक एग्जांपल बता रही हूँ आपको सिर्फ, ठीक है। अब डिसीजन मेकिंग में क्या होता है कि जो हमारे पास अल्टरनेटिव अवेलेबल है, यानी डिफरेंट जो आपके पास बहुत से अल्टरनेटिव हैं, आपके पास बहुत से विकल्प मौजूद हैं, ठीक है, उनमें से जो इफ़ेक्टिवली होंगे उसका चूज़ करना, यानी डिसीजन लेना कि कौन सा हमारे लिए बेस्ट होगा, वो ही है निर्णय लेने से रिलेटेड। ऑर्गेनाइजेशन में आपको डेली जैसे डिसीजन लेने पड़ते हैं, आपको निर्णय लेने पड़ते हैं। मान लो कोई मशीनरी लेके आनी है तो आपके पास बहुत से ऑप्शन है, कौन सी मशीनरी बेस्ट रहेगी ये डिसीजन लेने के लिए, ठीक है। तो इस तरह के डिसीजन लेने पड़ते हैं, ठीक है। तो उनमें डिसीजन उन अल्टरनेटिव में से बेस्ट को चूज़ करना, वो ही है निर्णय लेना, यानी डिसीजन मेकिंग, ठीक है। क्लियर हुआ इसका मीनिंग आपको? जो प्रोसेस है डिसीजन मेकिंग की वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।